हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने DSSP के कुछ पोइट्स के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम इसी वे में आगे बढ़ रहे हैं जो कि एसटी कॉलरिज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि एक आपके रोमांटिक पोइट में से एक हैं। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एसटी कॉलरिज कौन थे, इनका थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। देखिए, एसटी कॉलरिज जो थे वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा फेमस थे। इसलिए फेमस थे क्योंकि स्टार्टिंग में मींस की रोमांटिक जितने भी रोमांटिक पोइट्स हैं तो उनके फर्स्ट जनरेशन में इनका नाम आता है। सेकंड थिंग ये, इनके बाद जो बाकी पोइट्स हैं जैसे पीबी शैली हो गए और आपके जॉन किट्स हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए और शेक्सपियर, इनके बाद उनको काउंट किया जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ तो इनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एसटी कॉलरिज हु वाज बोर्न इन 1772 एंड डाइड इन 1834। एज आई टोल्ड यू दैट ही वाज अ रोमांटिक पोइट। DSSP इंग्लिश का आपका सिलेबस है, आगे हम उनके लाइफ का डिस्कस कर रहे हैं। तो लाइफ के बारे में जब बात करते हैं देन we can see that he was the first generation romantic poet, as I told you right now that he was the first generation romantic poet who used to metaphysically way of writing। वो अपने राइटिंग में metaphysically way को लिखा करते थे, यानी किसी भी चीज़ को नॉन लिविंग थिंग को वो उसको लिविंग थिंग से कंपेयर करते थे, या फिर लिविंग थिंग को आप कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर करना मेटाफिजिकली पोइट्री कहलाता है। तो ये चीज़ उनके पोइट्री में बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता था। हिज फादर हैड बीन डाइड व्हेन कॉलरिज वाज 8 years old। जब वो 8 years के थे तो उनके फादर की डेथ हो गई थी और उनके फादर एक स्कूल के हेडमास्टर थे और एक बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेटेड, जिसे कहते हैं रिस्पेक्टेड पर्सन थे सोसाइटी के। तो लाइफ में इतना ही है, अभी हम कॉजेस पे डिस्कस करते हैं। ही बिकेम अफीम एडिक्टेड। देखिए, अफीम के एडिक्टेड हो गए थे वो कब हुए थे? 1796 में। कब हुए थे? 1796 में। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अफीम के एडिक्टेड कौन से पोइट हुए थे। तो आपको इसका जवाब क्या टिक करना है? एसटी कॉलरिज। कब हुए थे? 1796 में। वेयर जेम्स गिलमैन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि एडिक्टेड जब हुए थे तो उनको फ्रीज किसने किया? तो आप बोलेंगे कि गिलमैन ने, जेम्स गिलमैन ने उन्हें फ्रीज किया था। तो फ्रीज फ्रॉम इट, इन चीजों से उनको निकाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ही कोलैबोरेट विथ हिज फ्रेंड रॉबर्ट साउथे। अपने फ्रेंड के साथ उन्होंने रॉबर्ट साउथे के साथ मिलकर कोलैबोरेट किया और एक बुक लिखी जिसका नाम था फॉल ऑफ रॉबेस्पियर इन 1794। 1794 में उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था फॉल ऑफ रॉबेस्पियर। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं या आपने उसकी बुक्स पढ़ी होंगी हिस्ट्री की, तो आपको याद होगा कि 1789 में एक रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में, जहां पर लुई 16 जो रूलर था उसको हटा दिया गया था, उसको एब्डिकेटेड कर दिया गया था। तो उसके बाद जो रूलर बने थे वो जैकोबिन क्लब के मेंबर जो थे वो मैक्सिमिलियन रॉबिन्सपियर बने थे। तो उन्होंने आते ही बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह इंक्रीज कर दिए थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने इस तरह के माहौल बना दिया था जो वहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और एक दहशत में जीने लगे थे। इसलिए उस पीरियड को, 1 साल के पीरियड को कहा जाता है रेन ऑफ टेरर। तो रेन ऑफ टेरर की वजह से वहां पर लोग उनको भी एब्डिकेटेड कर देते हैं, हटा देते हैं और चाहते हैं कि वी वांट डेमोक्रेसी। इसके बाद एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। इतनी कहानी आपको इसलिए बताई गई है ताकि आपको यह पता चल जाए कि फॉल ऑफ रॉबेस्पियर जो उन्होंने लिखा है इसका वहां के लोगों के लिए क्या महत्व रहा होगा। तो होप्स हो कि आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट है वर्क, देखते हैं। इन 1798 ही रोट अ कन्वर्सेशनल पोएम। देखिए, इन्होंने कन्वर्सेशनल पोएम बहुत सारे लिखे थे, ठीक है। तकरीबन कन्वर्सेशनल पोएम अगर देखा जाए तो इन्होंने 8 to 9 पोएम ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे लिखे हैं। तो कन्वर्सेशनल पोएम थे दैट शोड द थ्रेटेंड ऑफ फ्रांस एंड इन्वेंट ब्रिटेन। कन्वर्सेशनल पोएम क्या होता है कि आप एक तरह से प्ले होता है, उस प्ले के बिहार पे आपको सभी चीज़ें पता चल जाती हैं कि नेगेटिव रिएक्शन क्या है, पॉजिटिव रिएक्शन क्या है, क्या चल रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होने वाला है, क्या उसका बेस है, क्यों लिखा गया है, किस टॉपिक पे लिखा गया, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या समस्याएं चल रही हैं उस समय सोसाइटी में और उसका क्या सॉल्यूशन है, कौन कौन लोग इसमें साथ में भागी मतलब उसमें पार्टिसिपेट करके उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको कन्वर्सेशनल पोएम में देखने को मिल सकती हैं। अगर कहा जाए तो एक रिटन पोएम से ज़्यादा बेटर इसको समझना होता है कन्वर्सेशनल पोएम को। और होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑल्दो Coleridge was opposed to British government, but poem cites of the British people in defense of their
होमलैंड। देखिए उन्होंने 1798 में जो पोएम लिखा उसका जो थीम था वो थीम ये था कि जो फ्रांस था वो इन्वाइट करने वाला था ब्रिटेन पे। तो ब्रिटेन पे वो जो इन्वाइट करने वाला था तो उस सिचुएशन को उन्होंने बहुत बारीकी से लिखा था, बहुत अच्छी तरह से लिखा था कॉलरिज ने। और वैसे तो उनको ब्रिटेन से कुछ ज़्यादा खास लगाव नहीं था, लेकिन फिर भी जो वहाँ के लोग जो इस तरह की प्रताड़ना झेल रहे थे, जो सफरिंग कर रहे थे, उन चीज़ों को देखते हुए इनका जो एंड किया गया है वो ऐसा किया गया है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ऑनर्स पे। ऑनर्स की अगर बात करते हैं तो वर्ड्सवर्थ जो थे उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे नोन पर्सन में से एक थे। तो वर्ड्सवर्थ ने उनको ये बताया था, मतलब जो भी उनको डिसीजन लेना पड़ता था, जो भी उनको कुछ हैबिचुअल हेल्प, मतलब जो प्रोफेशनल हेल्प है, प्रोफेशनल एडवाइस है, तो वो उसी से लिया करते थे। तो कई लोगों ने इन्हें क्रिटिसाइज किया है, इनके जो क्रिटिक हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि वर्ड्सवर्थ की कामयाबी जो हुई है वो इनकी वजह से हुई है, कॉलरिज की वजह से। सो इन 1809 ही रोट बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोग्राफिया लिटरेरिया, इसे हम एक एपिक पोएम कह सकते हैं। दैट वॉज द कलेक्शन ऑफ एसे, पोएम एंड बायोग्राफीज, जिसमें कि आप एसे, पोएम्स, बायोग्राफीज देख सकते हैं। इवन इस बुक में आपको खुद उनकी बायोग्राफी दिख जाएगी जिसने बुक लिखी है, एस.टी. कॉलरिज। So, where Coleridge biography can be seen also, it was the biggest work of Coleridge। देखिए ये एक एपिक पोएम है, बहुत लंबा पोएम है, लॉन्गेस्ट पोएम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने आप में बहुत ज़्यादा बिगेस्ट होगा और बहुत ज़्यादा फेमस भी होगा। तो ये इतना ही था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाइफ, ही वॉज फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट हु यूज्ड टू राइट एज अ मेटाफिजिकल वे, एंड हिज फादर डाइड इन 1800। आप इनकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा कब उनकी डेथ हुई थी। जब उनकी डेथ हुई थी तो जो ये कॉलरिज थे उनकी एज जो थी वो 8 ईयर्स ओल्ड थे, मतलब 8 साल के थे जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी। और उनके हिज फादर वाज अ हेड मास्टर ऑफ अ स्कूल। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है। कॉजेज है कि ही बिकेम अपीम एडिक्टेड, अफीम के वो एडिक्टेड हो गए थे 1796 में, जहाँ पे जेम्स गिलमन ने उन्हें इस चीज़ से फ्री किया था कि भाई आपको नहीं होना है, यानी कि उनको निकाल दिया था, सही हो गए थे वो। नेक्स्ट एक ही कोलैबोरेट विद हिज फ्रेंड रॉबर्ट साउथे। रॉबर्ट साउथे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत करके, यानी कि साथ में कोलैबोरेट करके एक बुक लिखी जिसका नाम था फॉल ऑफ रॉबिन्सपियर, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है इन 1798 ही रोट अ conversational poem that showed the threat of France to invade Britain. Although Coleridge was opposed to the British government, but poem cites of the British people in defense of their homeland. Next है ऑनर्स की। वर्ड्सवर्थ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जितने भी फाइनेंशियल एडवाइस है वो उनसे ही लिया करते थे, और कुछ उनके क्रिटिक कहते हैं कि उनकी कामयाबी का जो राज है वो कॉलरिज ही थे। अगर कॉलरिज नहीं होते तो वर्ड्सवर्थ कामयाब नहीं होते। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि उन्होंने एक 1809 में बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि लॉन्गेस्ट पोइट्री थी इनकी, और इसमें इन्होंने पोएम्स भी लिखे थे, स्टोरीज भी लिखे थे और बायोग्राफीज भी लिखे थे। तो होप्स हो कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इस पीडीएफ का लिंक डाल दिया है और उसको आप देखिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसे बताइएगा। उस लिंक में आपको ये भी दिख जाएगा कि लाइफ ऑफ एस.टी. कॉलरिज एंड वर्क ऑफ एस.टी. कॉलरिज एंड द वेरी क्विक ग्लांस ऑफ एस.टी. कॉलरिज। जो क्विक ग्लांस वाला जो पीडीएफ है उसमें बहुत ही शॉर्ट वे में आपको बताया गया है, ताकि जस्ट आप एग्जाम से एक दिन पहले भी अगर उसको करते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कि आप 1 घंटे पहले भी करते हैं तो इनके बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप उसको पीडीएफ को देखिएगा, कुछ प्रॉब्लम आए तो उसमें आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और कोई ना कोई काम ऐसा जरूर कीजिए जिससे सोसाइटी का पॉजिटिव वे में भला हो सके और किसी का कोई नुकसान ना हो, और काम ऐसा होना चाहिए जो कि अच्छे वे में उसे काउंट किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।